नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। एग्जिट पोल आप लोगों ने जान लिया, इंडिया टीवी ने सबसे पहले दिखा दिया था आपको नंबर कल, ताकि जल्दी सब कुछ पता चल जाए। बाकी जगह जाकर के क्या देखना है, हमने सबसे पहले नंबर आपको दिखा दिए। 401 पहुंचा दिया, 371 से 401 मोदी जी को आ सकता है इस एग्जिट पोल में। अब मेरी आपसे कुछ शिकायत है, जब तक एग्जिट पोल नहीं आया था आप रोज पूछते थे क्या होने वाला है चुनाव में, क्या होने वाला है। हमने सब लोग सब बात करके बताते थे भाई नहीं चुनाव ठीक चल रहा है, मोदी जी लग रहा है कि आ गए हैं चुनाव में। फिर एग्जिट पोल कब दिखाएंगे, तो हमने आपको एग्जिट पोल दिखा दिया। अब एग्जिट पोल दिखा दिया, उसमें बता दिया मोदी जीत रहे हैं, तो अब सब पूछ रहे हैं एग्जिट पोल सही होगा ना, एग्जिट पोल सही होगा ना। अब बताइए इस सवाल का कैसे जवाब दिया जाए, ये तो 4 जून को ही पता चल सकता है। लेकिन ये एग्जिट पोल हम तो दिल से चाहते हैं सही हो। आप कहिए कि अच्छा तभी तो राहुल गांधी ने कहा ये मोदी का सर्वे है, इसलिए नहीं, इसलिए कि भाई हमने किया है, हमारी चीज, हम तो चाहेंगे ना सच साबित हो, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एग्जिट पोल सच साबित हो। लेकिन आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपको हम ये बताएंगे कि इस चुनाव के अंदर ऐसा क्या था जो बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, जो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये 272 फंसा हुआ है मोदी जी का, इसमें क्लियर मेजोरिटी अभी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारे पोस्टर्स ने, बहुत सारे ऐसे लोग जो सर्वे करना सिखाते हैं, वो भी आप ही के इसी प्रोग्राम में आए, उन्होंने भी कहा अभी थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है। ये तो दूरबीन से भी, दूरबीन की भी जरूरत नहीं थी, बड़ा साफ आंखों से दिखाई दे जाना चाहिए था जिस तरीके के नंबर एग्जिट पोल बता रहा है। तो फिर क्यों नहीं कोई इसको पढ़ पा रहा था। ये तो वेव है, इसी को लहर कहते हैं, इसी को वेव कहते हैं। तो वो वेव, वो लहर किसी को क्यों नहीं पकड़ में आ रही थी, जो लोग ये बातें कर रहे थे कि चुनाव फंसा हुआ है। इसकी बात होगी आज प्रोग्राम में। और अगर ये 400 आते हैं तो इसका असर खास तौर पर उन पार्टियों पर क्या होगा जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये बिखर जाएंगी, परिवार वाली पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां। इस पर हम बात करेंगे। हमारे आज के बड़े खास मेहमान प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सर बहुत स्वागत है आपका। भावेश जाट, सीएनएक्स के डायरेक्टर जिन्होंने सर्वे किया, वो हमारे साथ हैं। भावेश आपका स्वागत। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। मैंने प्रेम शुक्ला जी के साथ मुझे लगता है दर्जनों 60, 70, 80 डिबेट तो किए होंगे। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जो भाषा समझ में आती है उसमें जवाब दे देते हैं ना? एकदम सही ना, एकदम जो भाषा समझ में आएगी वो जिसको जैसी भाषा समझ में आती है उसमें ही उत्तर उनको दे देते हैं। अब इसका और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप मतलब आप समझ लीजिए। लेकिन हमारे साथ तो मतलब मित्र हैं। सर अब ये भावेश जी ने जहाँ 401 क्या करा दिया, कल से लोग कह रहे हैं ठीक होगा ना, ठीक होगा ना, तो बड़ा भरोसा चाह रहे हैं। नहीं देख लो, सोचना चाहिए कॉफी पर कुरुक्षेत्र है। तो कॉफी के प्याले में तूफान सुना था, कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान सुना था। लेकिन कॉफी पर कुरुक्षेत्र इंडिया टीवी जब करता है तो लोगों को समझना चाहिए कुरुक्षेत्र में सत्य की ही जीत होती है, धर्म की ही विजय होती है। और सत्य और धर्म जो है वो मोदी जी के साथ है। तो साफ तौर पर संकेत जो है यह पिछले तमाम महीनों से था कि परिणाम तो 400 के पार वाला है। लेकिन मोदी जी जो कह देंगे उसका विरोध करना है। कल मान लीजिए मोदी जी गलती से कह दें कि हम चुनाव हार जाएंगे, तो ये सब कहना शुरू कर देंगे नहीं मोदी जी चुनाव जीतेंगे, मोदी जी चुनाव बोल रहे हैं आदमी, तुम जीत रहे हो। जो मोदी जी कह दें उसका विरोध करना, मतलब ऐसी मतलब मैंने कभी जो है मतलब 80 के दशक से मुझे राजनीति की समझ होनी शुरू हुई। और 90 में मैं पत्रकार था, 90 का मैंने चुनाव जो है कवर किया है पत्रकार के तौर पर। मैंने विपक्ष इतना वैचारिक दिवालियेपन का शिकार कभी नहीं रहा भाई। इस देश में लंबे समय तक बाद मैं जिस पार्टी से आता हूं वो तो विपक्ष में ही उसके जीवन का अधिकांश काल गया है। 52 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, 67 का चुनाव, 71 का चुनाव, 77 का चुनाव, 77 के चुनाव में पार्टी का विलय कर देना एक दूसरे दल में, फिर 80 के चुनाव में खड़े होना, चुनाव खड़ा ना हो पाना, 84 चुनाव, पराजय के चुनाव, 89 के चुनाव, 91 का चुनाव, 96 के चुनाव में आपकी बारी अटल बिहारी कहने के बावजूद भी 164 पर सिमट जाना, 182 पर सिमट जाना, फिर जो है चुनाव हार जाना। लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी समाज को विभाजित कर दें, राष्ट्र को विखंडित कर दें, चुनावी संवैधानिक व्यवस्था पर पूरी तरह से अविश्वास व्यक्त कर दें, ये कभी नहीं किया। लेकिन सर नतीजों से पहले कौन हार मानता है प्रेम जी? आपने भी कभी नहीं मानी होगी। नहीं, हार मानने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं मानना चाहिए। लेकिन आप कह दें कि ये पूरी मीडिया जो एग्जिट पोल दिखा रही है ये मोदी की मीडिया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये मैनेज हो रहा है, ये निर्वाचन आयोग नहीं, ये निर्वाचन आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये तो कभी नहीं हुआ था भाई। ये कभी नहीं हुआ। इस देश में आप आपातकाल के बाद भी चुनाव हुआ और जो है चुनाव परिणाम आने के बाद तत्काल सरकार
जितनी सहजता से इस देश में सत्तांतरण हो गया, पूरी दुनिया ने जो है भारत के लोकतंत्र को लेकर उस समय दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। उस भारत में उस वंश परंपरा के जो चिराग हैं, ये चश्मे चिराग कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, वो आज लेकर क्या 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 हरकतें करते हैं। मैंने कैम्ब्रिज एनालिटिका का उपयोग करके चुनाव, मैंने जो डाटा हार्वेस्टिंग जिसके ऊपर अमेरिकी कांग्रेस में मुकदमा चला हो, अभी जो है आया है एआई का कि उन्होंने जो इजरायली कंपनी का भी उपयोग कर लिया। बचा क्या है? बचा था ना आज जो उन्होंने किया। आज आए बोले मीडिया के सामने, राहुल गांधी जी सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295? बनाया होगा सिद्धू मूसेवाला ने गाना 295। कितना बड़ा ये जो है ट्रेजिक है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्याकांड की प्रेरणा देने वाले भिंडरा वाले का टी शर्ट पहनने वाले सिद्धू मूसेवाला को ये ग्लोरीफाई करते हैं। और इनकी बहन जो है वो राजीव गांधी के हत्यारों के साथ लंच करती है, और ये दूसरों पर जो है आरोप लगाते थे, जो अपने दादी के हत्यारों में जिसको आदर्श दिखाई देता हो, जिसको अपने जो है पिता के हत्यारों के साथ जो है भोजन करने का जो है संस्कार हो, फिर अगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को डॉट जोड़ दे तो चिल्लाने लगते हैं। मैं तो हैरान रह गया आज जब उन्होंने सिद्धू मूसेवाला वाली बात कही। आप बोलो हम जीत रहे हैं, आप ये भी कहो चलो साहब की नहीं है, फर्जी है सारे के सारे एग्जिट पोल। पहले तो सारे फर्जी हो जाएंगे, सारे A to Y to Z सारे फर्जी उनको लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी सही शब्द इस्तेमाल किया, फर्जी हैं, ईवीएम में घोटाला करने की तैयारी है। अखिलेश यादव ने कहा पहले स्टॉक मार्केट में पैसा बनाएंगे, अब जब का स्टॉक मार्केट खुलेगा तो पहले उसमें पैसा बनाएंगे और फिर उसके बाद घपला करेंगे। तो आपकी तैयारी बड़ी लंबी है। और मतलब जो है 3 तारीख को पैसा बनाएंगे, 4 को घुमा देंगे। मतलब जिनको स्टॉक मार्केट में भी कमेंट करके लॉफिंग स्टॉक जो बन जा रहे हैं, ये गजब है। मैंने अखिलेश यादव की इन हरकतों को देखकर मुलायम यादव जैसा जो मतलब राजनीति के निष्णात, हम लोग उनके विरोधी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक चतुराई में मुलायम सिंह यादव के दांव पेच कोई जो है कोई उसका जो है सानी नहीं। मुलायम सिंह यादव का पुत्र वो जो है राहुल गांधी का दूसरा संस्करण सिद्ध हो रहा है। अरे आप सर मुझे ये बताइए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं और विपक्ष का ये एटीट्यूड और ये रिएक्शन देखने के बाद कि 4 जून के बाद भी ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, नतीजों को इस बार शायद विपक्ष इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करने जा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा कोई नया हंगामा या बखड़ा खड़ा करने की तैयारी होगी? निश्चित तौर पर उसका ही माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम को लेकर बीच चुनाव के दरमियान भी आपने देखा कि कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया गया। फिर इस तरह की एकदम बेतुकी बात की गृह मंत्री डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को फोन कर 150 डीएम को मतलब ये बहुत ही अजीब बात है। निर्वाचन आयोग ने उनको नोटिस भी दे दिया है। आगे बताओ कौन सी। अगर आप देख लें सौरभ, तो कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जो कि एकदम से बीजेपी के खिलाफ विचारधारा वाले रहते हैं। उनसे बातचीत कीजिए, वो बर्दाश्त करेंगे ऐसी चीजें। और ये मतलब उसमें कर क्या लेंगे आप? एक लाइन कहीं मैं देख रहा था रिपोर्ट करते हुए कि हर राउंड के बाद चुनाव आयोग के द्वारा उम्मीदवार को ये बताया जाए कि किसको कितने मत पड़े। ये होता ही है, हर टेबल पे होता है। हर एक ईवीएम जो खुलता है ना, उसका आंकड़ा भी नोट किया जाता है वहां पे, और उनके हर उम्मीदवार के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो वहां पे होते हैं। एक मांग और हुई है, अभी इलेक्शन पोलिंग बूथ में गए हो तो पता हो ना, इलेक्शन कमीशन में जाकर के अभिषेक मनु सिंह भी और बाकी तमाम पार्टियों के नेताओं ने ये कहा है, आप पोस्टल बैलेट तो पहले गिना जाता है। उन्होंने कहा पहले पोस्टल बैलेट का अलग से नतीजा घोषित कीजिए कि पोस्टल बैलेट में हम जीतते दिखेंगे। वो जो नंबर्स होंगे ना सौरभ कि पोस्टल बैलेट में, वो भी बाकायदा बताया जाता है, सबको वहां पे बताया जाएगा। हर दल का व्यक्ति रहेगा, रिटर्निंग ऑफिसर तो जो वहां पे होते हैं वो तो बाकायदा नोट करते हैं, लेकिन आपके दल के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने उम्मीदवार का संख्या वो जान लेंगे, वो नोट भी करते हैं। मोबाइल वहां पे अलाउड नहीं होता तो वो बाकायदा नोट करते हैं, और एक एक चीज इंफॉर्मेशन उसी समय बताया जाता है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो ये कहा जाए कि हाँ आखिर में बताया जाएगा, जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी तब बताया जाएगा। सबके सामने बताया जाता है, हर एक टेबल पे लोग होते हैं। उसमें 1% भी कहीं कोई ये गुंजाइश नहीं है कि कुछ ग्रे एरिया हो जहां पर बाद में आप कुछ मैनिपुलेट कर सकें। उस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखें कि ईवीएम कैसे आता है मतदान केंद्र तक, और उसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया है, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कुछ हो नहीं सकता। वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ग्रे एरिया हो। बोलना है क्योंकि पता है कि नतीजे क्या होने वाले हैं, तो उसका माहौल पहले से बनाया। अब इन्होंने नंबर ऐसा दे दिया है 401,
दिया होते 250 पौने 300 और वाला। सोचिए कि अगर ये नंबर बदल जाता हो अपोजिशन क्या करेगा। अब ये बताइए कि 250 दे के क्या मैं अपना नुकसान करूं? मेरे को जो माहौल दिखेगा, जो सर्वे में रिजल्ट्स आएंगे वही तो मैं दिखाऊंगा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना दे रहा हूँ। 400 अपर लिमिट है, 371। अब सिर्फ 400 के डिस्कशन हम नहीं कर सकते। वेव इलेक्शन है, 400 से आगे भी जा सकती है, इसकी पूरी संभावना है। ओके। और वेव इलेक्शन में अमूमन होता है कि कोई भी सीटें निकल सकती है, कोई भी सीटें। अब आप मान के चलिए, अरे पहले आप इस बात, मुझे जो मैंने ओपनिंग में सब मैसेज करके पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सच होगा ना आपका एग्जिट पोल, आपका 400 आ जाएगी ना, क्या जवाब देंगे आप उनको? पूरी संभावना है एक एक सीट का, इसलिए हम लोग 543 सीटों पे पूरी एनालिसिस करें और इसलिए बता भी पा रहे हैं कि कौन सी सीट पे कौन आ गया। अदरवाइज सिर्फ यही बताना होता। कॉन्फिडेंस देखिए आप, अदरवाइज सारी सीट बता सकते हैं ये ऐसा नहीं है कि बस फोन वाला सर्वे नहीं किया इन्होंने। जी बोलिए। तो सारी सीटों का एनालिसिस करने के बाद, एक एक चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद लगभग 2 लाख के आसपास, 1,80,000 के आसपास सैंपल साइज, तो वो सब करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे। देखिए, लोग कहते कि वेव नहीं था, ये नहीं था। आपको पता है सबसे बड़ी बात, जो मध्य प्रदेश में दिखा था ना, मध्य प्रदेश जो लोग गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, उसको किसी को नहीं लग रहा था बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन बीजेपी जीत गई ना। 160-62 सीटें आपने दिया था नंबर, मुझे याद है कि याद बीजेपी जीतेगी। मैं अकेला था जो बोल रहा था बीजेपी वहां पे क्लीन स्वीप कर रही है। उसके बाद फिर एक्सिस का भी आया था, ओपिनियन पोल से मैं अकेला बता रहा था। तो वो जो पकड़ने का चुनाव का होता है ना, कि देखा जाता है पहले आपका, पहले जब सैंपल साइज जब आप रखते हैं, आपको पहले ये देखना होगा सोशल इक्वेशन को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। आप बहुत सारे एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे हमारे सुबह से हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ जी, तो लोग क्या कह रहे हैं कि हमें कोई वेव नहीं दिखा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं दिखा, लोग नारायणेशन है, या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आम वोटर्स को क्या चाहिए होता है? आम वोटर्स वैसे वोट नहीं करता। यदि ऑलरेडी वो किसी के साथ पहले से वोट करता है तो उसको तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ग्रुप है इंडिया में 50-60% के आसपास तो है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, लेकिन एवरेज आप देखेंगे तो 60% ऐसे वोटर्स हैं जो कुछ भी हो जाए वो उसी पार्टी को वोट तरफ जाते हैं। वो उसका कुछ नहीं हो सकता, समझे ना। वो अपने जिनको पसंद करते हैं उसी को करेंगे। लेकिन जो तो आपको ये बात, सवाल बहुत अच्छा है भाई। ऐसा भी तो हो सकता था ना, जैसे मान लीजिए आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 लोगों से बात की, तो आपको मालूम थोड़ी ये किस विचारधारा का आदमी है, क्या पता आपको सारे वही टकरा जाए, आपके साथ भी तो हो सकता है ना। तभी कभी गलत होता है ऐसा, कोई उसकी मैं क्या करूं, सर्वे है ये, एग्जिट पोल है, इसकी पूरी संभावना होती है। कोई ब्रह्मा जी का वचन तो है नहीं, एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मेथड के साथ बनाया गया है, और गलत होना होता तो सबका गलत नहीं हो जाएगा ना। आप ये सोचिए, सब 2004 वाले सर्वे आज सब घुमा रहे, आपने देखा ना कि 2004 में देखिए सब सर्वे गलत हो गए थे, सबने वाजपेयी जी को जिता दिया था। उसमें हालांकि 2-3 गलत उन्होंने कहा था, वाजपेयी जी हारेंगे भी, ऐसे सर्वे भी थे, लेकिन अब 2004 के सहारे है विपक्ष। नहीं, 2004 के भी सारे 2009 को, और जो 2004-9 बता रहे हैं उसमें भी फिगर्स के अंदर जा नहीं रहे हो, ऊपर से वो सरफेस देखकर जो है उस पर बात कर ले रहे हैं। हम 2014-19 क्यों ना करें? 2014 में जो है किसने कहा था कि जो है एनडीए जो है वो 330 सीटें क्रॉस कर जाएगी? किसी ने नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी 272 प्लस आएगी, ये जैसे 272 प्लस लोग कहते थे, मजाक उड़ाते थे सारे ज्ञानी। और मैं अभी तो कुछ ज्ञानियों के जो आजकल यूट्यूबर हो गए हैं, जो बड़े बड़े चैनलों में सारे ज्ञानी आजकल यूट्यूब हाँ, पर ही हैं। हाँ, वो सारे ज्ञानी जो हैं, कुछ लोग तो उस जमाने में इस चैनल में भी हुआ करते थे, उन ज्ञानियों में से कुछ। और वो ज्ञानी जो हैं ऐसा ज्ञान बघारते थे 2019 के पहले। भाई कल एक ज्ञानी से मेरी एक चैनल पे भेंट हुई, और कल ज्ञान बघार रहे थे वो फिर कि 60-65 कैसे होगा। मैंने कहा आपका ज्ञान जो है 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी को 22 सीट दी थी, और भारतीय जनता पार्टी पाई 62 सीट, और आपने सपा बसपा को 56 सीट दी थी, और सपा बसपा पाई 15 सीट। तो मैं आपके ज्ञान का अनुमान लगा चुका हूं। ये वो यूट्यूब वाले ज्ञानी थे कोई? नहीं, वो जो है वो सिपोलॉजिस्ट हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनकी सिपोलॉजी की दुकान भी जो है एकदम चमक धमक वाली है। अच्छा। और इतनी चमक धमक वाली है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक से उनके जो हैं वो रिश्ते जो हैं वो बड़े तो आप बोल दीजिए, प्रचारित है। नाम भी मिलता जुलता है, नाम भी मिलता जुलता है। तो मैंने कहा कि आप हमारे बड़े शुभ चिंतक हैं, और आप कसौटी पर कसते रहते हैं, इसी तरह कसते रहिए। आप इसी तरह कसौटी पर कसते रहेंगे, आपका चैनल कसता रहेगा। अच्छा। और हम इसी तरह बढ़ते जाएंगे। और उनसे मैं मध्य प्रदेश के चुनाव के समय भी उसी चैनल पर उनसे मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी
90-105 सीट बता रहे थे, उतने में निपट जाएगी एग्जिट पोल में, प्री पोल सर्वे नहीं, एग्जिट पोल में। तो मैंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी 140 से 1 सीट कम है तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, जो कहो शर्त। लेकिन पार्टी को तो पता होता है ना प्रेम चुटकरी, जो लड़ा है पार्टी को तो पता होता है नतीजा क्या होने वाला है। जिस तरह से अमित भाई ने मध्य प्रदेश के चुनाव में रणनीति बनाई थी, जिस तरह से बूथ का मैनेजमेंट हो रहा था और जिस तरह से वहां पर जनता का मूड था, स्वाभाविक तौर पर जो है कुछ पत्रकार मित्रों से, देवेंद्र जी से मेरी उस समय चर्चा हुई, हम पत्रकार मित्रों से बहुत कॉन्फिडेंस से कहते कि हम जीतेंगे। नहीं मैं तो इररिस्पेक्टिव में आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो नहीं वही मैं वही बता रहा हूं कि जब हम चुनाव में होते हैं और हमको एक समझ होती है कि हमारा कार्यकर्ता और जनता वो क्या बातें कर रहे हैं और उन बातों में दम कितना। जैसे इसी चुनाव में बहुत सारा हमारा कार्यकर्ता जो है वो जो जिस तरह का दुष्प्रचार चल रहा था उसका शिकार भी हो रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन जनता का मूड एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। जनता मोदी के अलावा कोई और बात नहीं कर रही थी। और जब जनता के जुबान पर मोदी चढ़े हुए हैं, उसके दिल में मोदी बसे हुए हैं और वो ये निश्चय कर रहे हैं। और देखिए, आप पिछली बार का ओडिशा का चुनाव में आपको भुवनेश्वर की सीट का एक उदाहरण देता हूं। भुवनेश्वर में 7 असेंबली सेगमेंट है। 7 असेंबली सेगमेंट में पिछली बार 6 असेंबली सेगमेंट में बीजेपी जीती, 1 असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस जीती और लोकसभा भाजपा जीत गई। तो जब भुवनेश्वर के मतदाता को पता है कि असेंबली में किसको वोट देना है, एक ही जगह वोट कर रहा है, एक ही समय गया वोट करने, वो साथ में चुनाव हुए हैं, वो असेंबली में बीजेडी को और कांग्रेस को वोट दे रहा है और लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। तो हमारा मतदाता कितना प्रबुद्ध है। सही बात है, सही बात इसको आप मतदाता को तो राहुल गांधी को भी पता होगा ना, हकीकत तो राहुल गांधी भी जान रहे होंगे ना। लेकिन प्रबुद्ध को पहचानने के लिए जो है अपनी सद्बुद्धि का जागृत होना भी तो आवश्यक है। ये मेरा सवाल सीरियस है। कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता को पता होगा ना कि हमारा इस चुनाव में जनता ने क्या किया है। मैं जो फैंटेसी में जो जी रहा हो, जो फैंटेसी में जी रहा हो, शैशव काल से लेके बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था और वार्धक्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो फैंटेसी में जी रहे हैं। कोई तो होगा कांग्रेस पार्टी में भाई जिसको जमीन दिख रही होगी कि ये है भाई असलियत। बिल्कुल सौरभ, नाम मैं सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, अपोजिशन के एक बहुत बड़े नेता का ये कहना था, बहुत बड़ा, जिनको देश का हर व्यक्ति जानेगा, जैसे आप उनका नाम बताएंगे, वो इतने बड़े नेता हैं। उनका ये कहना है कि सब बकवास कर रहे हैं हम लोग। 300 का नंबर उस समय उन्होंने दिया था कि 300 तो बीजेपी इतने आसानी से पार करने जा रही है, इसकी कोई सीमा नहीं। कब की चुनाव के बीच की बात है? बीच चुनाव की बात। अच्छा। और बोले कि सारी चीजें हम लोग बकवास कर रहे हैं और पता नहीं, फिर उसके बाद कुछ नेताओं को उन्होंने नाम रख के भी कहा कि ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बीजेपी बहुत आसानी के साथ 300 सीटें पार करेगी। एक दूसरी चीज जो आपने कहा कि क्या पार्टी को सब पता होता है, बहुत सारी सीटें सौरभ ऐसी हैं जहां वाकई कैंडिडेट को ही नहीं पता होता है। जैसे इस चुनाव में उठाकर देख लें और ऊपर से आप लेके देखें, जैसे झारखंड में खूंटी, बिहार की बात करने तो वैशाली जहानाबाद, उत्तर प्रदेश की बात करने तो गाजीपुर, हरियाणा की बात करने तो भिवानी महेंद्रगढ़, जम्मू कश्मीर में जाएं तो बारामूला। मतलब ऐसी अनगिनत सीटें हैं जहां पर आज भी किसी को नहीं पता, कैंडिडेट को नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ऐसी सीटें 100 सवा 100 ही होती हैं, बाकी सीटों पे बहुत क्लियर इंडिकेशन रहता है कि क्या होने जा रहा है। दूसरी चीज कि अगर कुछ सीटों पर आप एक पैटर्न देख लेते हैं, जैसे अगर आपको दिखेगा कि ये राशन का मसला चल रहा है, महिलाओं का मसला चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि 10 सीट पे चल रहा है बाकी 20 पे नहीं चलेगा। ये जो सर्वे का विज्ञान है वो उसमें ये चीज बहुत मदद करता है कि एक जब पैटर्न चलता है तो एक पैटर्न के हिसाब से चलता है। अगर आप उसको समझना ही ना चाहें, जैसे जितने यूट्यूबर वगैरह की बात जो चल रही है, अगर 100 महिलाओं से वो बात करते, उनको इस बार का चुनाव का जनादेश समझ में आ जाता कि 4 जून को क्या हो रहा है। घूम तो वो भी सड़कों पर है, हम भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं साहब। उनके कुछ वीडियो भी सामने आते हैं जिसमें महिलाएं ठोक रही हैं मोदी जी को लेकर, तब भी अगर आप ना समझना चाहो तो उसके बाद फिर वही कहोगे कि हाँ ईवीएम में आप झूठ बोल रहे हो। सीधा मतलब देखिए, मोदी विरोधी जहर लेकर आप जो है कैसे पहचानेंगे मौसम को? मोदी के विरोध में इतना जहर मन में मेरे बसा है, जब वो निकलता है वो सामने वालों को लगता नहीं ये झूठ ही बोल रहा है मुझसे। और उससे दूसरी चीज सर ये क्या है कि उसमें वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो गई है कि उस तरह की चीज करोगे और उस सेक्शन के ऑडियंस को देवेंद्र, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, दुनिया बटी हुई है इस वक्त, और यूट्यूब पर खास तौर पर हम लोग ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष को सारी उम्मीदें अपने यूट्यूब से ही दिखाई देती है। सोच, मैं बताता हूँ, एक मैंने डेटा लेकर के आया हूँ। वहां होता क्या है कि वो आदमी जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अच्छा इनको मोदी के खिलाफ सुनना है तो मोदी के खिलाफ ही बोलूंगा, बिल्कुल वहां लॉजिक साइड में हम मेरा सुनने वाला जो आ रहा है वो मोदी के खिलाफ कुछ सुनने के लिए आ रहा है तो मुझे वही बोलना है। लेकिन भाई जो सुन रहा है मैं उससे कह रहा हूं, कभी ये भी तो सोचो कि ये हर चुनाव में मोदी को हराता है।
पिछले 10 चुनाव से वो यही कह रहा है मोदी हारेगा, मोदी हारेगा, एमपी में भी हारेगा, छत्तीसगढ़ में भी हारेगा, 19 में भी हारेगा, सब जगह हारेगा, और वो जीत जाता है। तो आप उसको सुनते हैं तो ये तो समझिए कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सिंपल सी बात है। ये मैं तो जनता से कह रहा हूं जो उन लोगों को सुनते हैं, कोई नहीं कह रहा है कि आप वो छोड़ करके मुझे सुनने लग जाओ, मत सुनो, जो पसंद है वो सुनो। जिसको सुनते हो उसको कभी सच पर तोलो, तो ये कभी सच साबित हुई है इसकी कई बात, कभी नहीं। स्टिल अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आज जनता का सर्वे नाम से एक ट्वीट किया, समझिएगा। वो जनता का सर्वे क्या है पता है आपको, कि एक्स पर, जिसको हम ट्विटर कहते हैं, एवरेज लाइक्स कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं 2500 से 3000, बीजेपी को मिलते हैं 260 से 300। इंस्टाग्राम पर हमारे एवरेज लाइक्स हैं 1,22,000, बीजेपी के हैं 26,000। फेसबुक पर हमारे एवरेज लाइक हैं 1200-1500, बीजेपी के हैं 150-250। वो इसी बात में खुश है कि मेरे को सोशल मीडिया पर दुनिया मेरे राहुल गांधी का वीडियो दिख रही है, और वो जनता का सर्वे है, और ये 2 महीने से जो धूप फांक रहे हैं सड़क पे, इनका सर्वे कुछ खुश फहमी में जीना उनका संवैधानिक अधिकार है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है फीडबैक मैकेनिज्म होता है। पहले जैसे बीजेपी का अपना फीडबैक, जैसे देवेंद्र जी बात के, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से जो कमी रहते हैं उसको दूर किया जाता है। कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं बताऊँ, मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश के टाइम में जब चुनाव हो रहा था तो मुझे किसी ने फ़ोन किया, कांग्रेस के, मैं बार बार उसका नाम भी लेता हूँ, जो कैंपेन का देखते हैं उसके, कि कांग्रेस में उन लोग मान के चल रहे थे कि मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, बड़ी जीत लेके आ रहे, बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो मुझे पूछा कि अब ये बताओ कितनी सीटें हमारी आ रही। तो ऐसे उस टाइम चुनाव हुआ नहीं था, तो मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा नहीं आ रही आपकी, बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। है मैंने, क्या बात कर रहे हो, कौन सी सीट हारे, हम सिर्फ ये बता दो, हम कोई भी सीट नहीं हारने की स्थिति में। मैंने कहा फिर आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही देख लो। एमपी में पूछ रहे थे हम कौन सी हारेंगे, हाँ ये बताओ कि हम कौन से सीट हार सकते हैं, ये बस बताओ। समझे ना, हम क्लीन स्वीप करने वाले। जिस पार्टी का ये फीडबैक मैकेनिज्म हो, आप समझ सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं ऐसा नहीं है, कांग्रेस में समझदार लोग हैं, बिल्कुल हैं, उनको दिखता है जमीन पर क्या हो रहा है। लेकिन वही बात है कि कौन बताए, एम्परर इज नेकेड, किसको बोल, कैसे बोले जाकर के, एम्परर इज नेकेड एक फ्रेज यूज किया जाता है, मैं किसी को नंगा नहीं कह रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ, अब कल वो संजीव श्रीवास्तव जी आए हमारे प्रोग्राम में, जर्नलिस्ट जो है, उन्होंने कहा सुनील कानूगोलू मुझे मिले कर्नाटक में। सुनील गालू किसी स्टेट में उनको मिल गया। सुनील कानूगोलू ने बोला कि बीजेपी जीत रही है, मोदी को 300 आ रही है। और आपको क्या चाहिए? जो आपका स्ट्रेटेजिस्ट रहा है राज्य के चुनावों में, वो आदमी कह रहा है। अच्छा, मैं ये नाम लेकर इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं उस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड कर इंडिया टीवी पर ये बात बोली है, और हम लोग शो में भी आए थे, जब सुनील जब आए थे तब तो बोल के ही गए थे। नहीं, वो दूसरे हैं, वो डिजाइन बॉक्स वाले। सुनील कानूगोलू तो इनके सिस्टम के रचे बसे आदमी हैं। अच्छा, उनके कांग्रेस के अंदर के आदमी हैं, वो सर वो कराते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अभी राहुल गांधी के साथ मोदी को 300 सीट आ रही है। नहीं, प्रशांत किशोर ने कह दिया तो उनको तो हमारा राष्ट्रीय प्रवक्ता तक बना दिया उन्होंने, कांग्रेसियों ने। हाँ, कि पांटे ने प्रशांत किशोर ने। ये दशा है, सच सुनने के लिए तैयारी नहीं है। एक संस्कृत का शब्द है गज नकार वृत्ति। अच्छा, सामने हाथी खड़ा है और कहे कहाँ है हाथी, कहाँ है हाथी, कहाँ है हाथी। तो मोदी जी की प्रचंड जीत सामने दिखाई देने के बाद भी ये बारंबार राहुल गांधी के जो आसपास के अगल बगल के जो बगल बच्चे हैं वो पूछ रहे थे कहाँ है मोदी जी की जीत, कहाँ है मोदी, कहाँ है मोदी। अब वो एग्जिट पोल में भी आ गया तो कह रहे नहीं मोदी बिल्कुल नहीं है, हाथी है ही नहीं है, तुम जबरदस्ती हाथी बता रहे हो, ये तो मूषक है, हाथी है ही नहीं। अब हाथी जब तक सूंड उन पर नहीं डाल देगा तब तक मानेंगे नहीं। हाँ, तो वो डर है ना कि 85 सीट पे सौरभ, जिस अलायंस को लेकर इतना बड़ा हवा क्रिएट किया जाता है, उस अलायंस के सहारे जीत की उम्मीद की जाती है। सिर्फ 85 सीट पे आप अलायंस के सहारे चुनाव लड़े हो, लीडर आपके पास है नहीं, इशूज आपके इतने बटे हुए हैं कि आप वीर सावरकर को ठोकोगे और महाराष्ट्र में आपका जो एलाइज है वीर सावरकर को जाके माला पहनाएगा, कैसे फिर चुनाव में जीत की उम्मीद। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, और एक चीज़ और सौरभ, कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे नहीं मानने हो, अनुमान नहीं मानना, और अच्छा ये बात तो एकदम से सही है कि अनुमान जितना सही हो सकता है उतना ही उसके गलत होने की भी संभावना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो गलत हो जाएगा तो हो जाएगा यार, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है, इस पर इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, आपको तो अपनी काउंटिंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिस्टम देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊं जो कि एकदम से न्यूज़ है। वो पहली बात ये है कि ये चीज़ ऑलरेडी आज वाली पब्लिक डोमेन में है कि आज गवर्नमेंट बनने के बाद, नई सरकार बनने के बाद अगले 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, उस पर क्या काम करना है। पिछले 3 महीने से उस पर काम हो रहा था। आज सेक्रेटरीज के साथ उन्होंने उस रिपोर्ट पे डिस्कशन किया। दूसरी चीज़ कि नया मंत्रिपरिषद कैसा होगा, कौन कौन से उसमें होंगे, उस नाम को लेके होमवर्क शुरू हो चुका है, क्योंकि वो एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने नाम सुना और कल उसको आपको शपथ दिला देना है।
उनका बैकग्राउंड भी चेक कराने की एक प्रक्रिया रहती है। तो वो नाम ऑलरेडी उस पर डिस्कशन शुरू हो चुका है बहुत सीरियसली। तीसरी चीज, शपथ ग्रहण कहाँ होगा, इस बात को लेकर भी डिस्कशन शुरू हो चुका है। ये आपने सुना, मोदी जी की नई कैबिनेट की तैयारी हो गई है, शपथ ग्रहण कहाँ होगा और अगले 100-125 दिन काम क्या करेंगे, सबका एजेंडा तीनों तैयार हो रहा है। ऑलराइट, तो ये कॉन्फिडेंस है आपके सर्वे पर, कॉन्फिडेंस ये है। अब राहुल गांधी की टी शर्ट लेकर के उस पर अपनी कंपनी का छापा आपने लगा लिया, सीएनएक्स का सफेद टी शर्ट। शायद राहुल गांधी इसीलिए उसको मोदी सर्वे कह रहे हैं क्या, मुझे तो नहीं पता, बट ऐसा है। मैं आजकल क्या बहुत दिनों से कॉलर टी शर्ट पहनता हूँ, तो राहुल गांधी शायद आज नहीं पहने सर, लगे, ये तो भी इसलिए- अच्छा ठीक है। वैसे तो इन्होंने सर्वे करने वाले ने कहा कि मैंने सर्वे किया है, मुझे भरोसा है सच होगा, लेकिन कोई ब्रह्मा जी का वचन थोड़ी दे दिया मैंने कि यही होगा ही। नहीं तो सर, ये तो तैयारियां सारी आपने तो मोदी 3.2 की शुरू कर दी हैं, 4 तारीख तक वेट कर लेते। नहीं तो भाई वो तो जो क्रियान्वयन तो 4 के बाद ही होगा ना, क्रियान्वयन पहले थोड़े कर दे रहे हैं। नहीं पता लगे इन्होंने जगह तो इन्होंने डिसाइड की कहां शपथ ग्रहण होगा। 4 तारीख को नहीं हो, हमारा आप- नहीं आ पा रहा, तो वो नहीं, मेरे में प्रधानमंत्री आपकी ये बात सुनकर हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपको मोदी मीडिया कहना बंद कर दे वो। बस हाँ, इतना हो ही। सकता है कि यार अभी भी होप है ये मीडिया। एक कुछ लोग हमारे एग्जाम्पल साथ देके हैं। आपको बता रहा हूँ सौरभ, उससे आपको समझ में आएगा कि बीजेपी का जो सिस्टम है वो कैसा है। बहुत सारे एग्जिट पोल, लगभग सबने ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार बताई थी, ठीक है। उस समय कांग्रेस पार्टी के लिए एग्जिट पोल कह रहा होगा। उस छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह जब गए थे, तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने जो बैठक की थी, उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि आप लोग चुनाव जीत रहे हो, ग्राउंड पे मेहनत करो। क्योंकि प्रदेश के जो नेता हैं वो मान कर चल रहे थे इसी माहौल के चलते कि नहीं, हम लोग तो कहीं है ही नहीं, हम लोग चुनाव हारेंगे। और तब गृह मंत्री बार बार इस बात को बोलते हुए गया, और जो मेरी जानकारी है सोर्सेज के द्वारा कि प्रदेश के 2 अच्छे नेताओं ने तो इस बात का प्रतिवाद किया कि साहब ये संभव नहीं है, जीत नहीं सकते। हाँ। और तब एचएम ने ये कहा कि आप लोग एकदम से क्लियर कट मेजोरिटी के साथ जीत रहे हो, बस ग्राउंड पे काम करो। अरे सर, आखिरी के 2-3 मिनट बचे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो सर्वे कह रहा है केवल उसकी रोशनी के अंदर, भाई राहुल गांधी का एक तीसरा चुनाव होगा जो वो हारेंगे। इसके अलावा रीजनल पार्टीज जितनी हैं, सारी रीजनल पार्टीज लगभग साफ हो रही हैं इस इलेक्शन के अंदर। साफ अखिलेश यादव 5-7 सीटें जो जीतेंगे वो जीतेंगे, मायावती कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रही यूपी में, लालू यादव, तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे, 1-2 सीट के खिलाड़ी वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी से ऊपर आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नवीन पटनायक का वहां पर एक छत्र राज जो है वो सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, शरद पवार साहब की मुझे लग रहा है आखिरी पारी थी, वो भी आपने उनको नहीं चलने दी ढंग से। ऐसे ही सेम फॉर उद्धव ठाकरे, एक मैं नहीं कह सकता, उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, मगर बाय एंड लार्ज बीआरएस खत्म, बीआरएस कहीं नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो गलत है। उद्धव ठाकरे के लिए भी ठीक ठाक नहीं है चुनाव। उनके भी ठीक नहीं है। मुंबई में कोई सीट नहीं जीत रहे हैं, पूछ लीजिएगा इनसे, चेक कर लीजिएगा। ठाणे में कोई सीट नहीं जीत रहे हैं, कोंकण में कोई सीट नहीं जीत रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी तो यहीं की थी। 6-8 सीटें दी हैं इसमें सौरभ मैं एक चीज कहूँ मुंबई के इनसे, 3 मैं आपसे आपको कह रहा जानना हूं- चाहिए कि जो सर्वे है उसमें सीटें दी जा रही हैं, इनका फीडबैक जरूर महाराष्ट्र का लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में लगता है इन्होंने बहुत काम किया। मुंबई में कोई सीट, कौन सी सीट जीत रहे हैं मुंबई की? वो 6 पीछे बीजेपी वाली छोड़ के सारी सीटों पे दिख रहा है कि उनका फाइट आधा- है, जीत नहीं रहे कोई। कोई सीट नहीं जीत महाराष्ट्र का आपके हिसाब से क्या, क्योंकि इनका महाराष्ट्र मेरा- में मेरा मानना है कि- इन्होंने 26 से 30 सीट दिया है एनडीए को। मुझे लगता है कि 36 से 38 सीट एनडीए आएगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट जो है फाइट मुझे दिखाई दे रही है, जो जहां पिछली बार हम जीते थे इस बार फाइट में आ गए हैं, माढ़ा की सीट है वो। ऐसा मुझे लगता है कि वहां फाइट है, क्लोज कंटेस्ट है, बाकी सीटें निकलनी तो ये चाहिए। सारे रीजनल लीडर्स या सारे जनरेशन 2 वाले लीडर्स जो अगर थे, देखो जिनका परिवारवादी उद्धव पार्टी ठाकरे कहते इतनी हैं। हताश वाली लड़ाई लड़ रहे थे कि मुंबई शहर में उनकी सिर्फ 2 सभाएं हुई हैं। और आखिरी जब उनकी दादर में जो सभा, दादर शिवसेना का गढ़ है, और उसका अगर आप वीडियो देख रहे तो मुश्किल से 150 लोग उनकी सभा में हैं। जिस शिवाजी पार्क पर, मतलब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभाएं सब जगह हुई हैं, लेकिन सर्वोत्तम अगर कहीं उनकी सभा हुई है इस पूरे चुनाव में तो शिवाजी पार्क की सभा है। मतलब इश्यूज को लेकर, गैदरिंग को लेकर जो उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रीफाई करके भेजा है, आप उस सभा की वीडियो देख लीजिए आप। और जिस दिन वो घाटकोपर में उनकी रोड शो हुआ है उसके पहले तक जो भावेश जी कह रहे हैं सब ठीक लग रहा था, लेकिन वो जिस दिन उनकी घाटकोपर का रोड शो और शिवाजी पार्क की सभा के बाद मुंबई चेंज हुई है। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे नहीं, पूर्व संपादक और जर्नलिस्ट के तौर पे ये बताइए, बारामती में क्या होने वाला है?
बारामती मुझे लगता है एज जो है सुनेत्रा को है, क्योंकि मैंने शरद पवार को 80 के चुनाव से मैं फॉलो कर रहा हूं। शरद पवार बारामती में घर घर, किसी के घर अगर 10 वोट है पता लगा होगा तो शरद पवार उस घर में गए होंगे। और 90 के बाद से जो आरोप जो है शरद पवार पर लोग लगाते थे, वही आरोप रोहित पवार अजीत पवार पे लगा रहे थे। रोहित पवार जो है वो सुप्रिया के साथ हैं, तो रोहित पवार जिस तरह से कह रहे थे कि वो बैंक रात भर चली है, हमारे लोगों को धमकाया गया है, ये सब तो शरद पवार के ऊपर लोग आरोप लगाते थे हमेशा। अच्छा ठीक है। महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि कोई बीच वाला मामला नहीं, सौरभ, महाराष्ट्र एक तरफा इसलिए जाएगा। मैं कहता हूं तो फिर तो ये कहां जाएगा? वो आपका 401 फिर लग रहा। मुझसे वाला का नया गाना आएगा फिर तो। सौरभ, इसीलिए मैं कहता हूं ना, सैफोल जी का काम सबसे थैंकलेस जॉब होता है। आप देखिए ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर खुश हैं रहा आपके सर्विस से? हाँ। हूं, मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं तो देखो, मेरा दिल कहता है कि 42 सीट भाजपा की आएगी महाराष्ट्र में, एनडीए की, जितनी पहले थी। लेकिन दिमाग कहता है कि 36 से 38 आएगी। 38। देखिए, अब दिल दिमाग की लड़ाई में तो अक्सर दिमाग जीत जाता है वैसे। लेकिन कई बार जो है दिल की बात जो है वो भी सही देखो, होती है। 30 भाई तक तो साहब, आपने दिल तो बताई भी है। दिल तो राहुल गांधी का भी बहुत कुछ मांग रहा है। अब क्या इस पर क्या कहते हैं, इसके लिए तो 4 तारीख तक व्यूअर्स इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, तब तक के लिए भावेश ने हमको मसाला बहुत दे दिया है बात करने के लिए। इनके सर्वे से हम निकालते रहेंगे चीजें, आपको अच्छी अच्छी सीटें जो हैं, हॉट सीट्स, वो भी हम बताते रहेंगे। कौन सा बड़ा नेता हारेगा जीतेगा, सर्वे में जो दिखाया वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तो कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हमारे साथ आप जुड़ते रहिए। कल भी आपसे मुलाकात होगी ठीक 6 बजे। लेकिन आपको बता दें, इंडियन टेलीविजन के सबसे बड़े एंकर होस्ट रजत जी के साथ 4 जून को सुबह 6 बजे से काउंटिंग डे पर जरूर देखिएगा सबसे बड़ी कवरेज इंडिया टीवी पर। रजत जी के साथ 2024 चुनाव के नतीजों पर सबसे बड़ा शो सुबह 6 बजे।